नमस्कार। आज 13 अप्रैल 1919 की याद फिर ताजा हो गई है। 106 वर्ष हो गए, लेकिन उस दिन की घटना को याद करते ही आंख में खून उतर आता है। जलियांवाला बाग नाम सुनते ही वह हत्याकांड जेहन में मुखर उठता है। भारत के पंजाब प्रांत में स्वर्ण मंदिर के पास एक जगह है जिसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। उस दिन संकीर्ण निकासी वाले बाग में लोग त्योहार की खुशी के लिए इकट्ठे हुए थे और साथ ही रॉलेट एक्ट उस समय आया था, उसके विरोध की बारे में चिंतन किया जाना था और सभी बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान सभी लोग इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक थे। जानना चाहते थे कि क्या है रॉलेट एक्ट, कैसे हम इससे निपटेंगे, इससे हिंदुस्तानी को क्या नुकसान है। अधिकांश सदस्यों के विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को दिल्ली की विधानसभा से अराजक और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने वाला एक काला कानून पारित हुआ। उसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिलना था कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत के 2 साल के लिए अंदर कर सकती थी, जेल में रख सकती थी और इसमें किसी भी मुकदमे को चलाने की भी आवश्यकता नहीं थी। ये एक इस तरह का कानून था जो कि केवल शक के आधार पर किसी भी भारतीय की गिरफ्तारी का अधिकार उस ब्रिटिश शासन को देता था। यही नहीं, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी इस माध्यम से समाप्त हो रही थी। गिरफ्तार होने वालों को यह जानने का अधिकार भी नहीं था कि वह गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। बहुत ही क्रूर और व्यवस्थित ढंग से हिंदुस्तानी हितों को चोट पहुंचाने का यह प्रयास किया जा रहा था। जब कोई निर्दोष होने के बावजूद अगर छूट भी जाता था तो उसे जमानत की राशि जमा करनी होती थी, भले ही उसकी कोई गलती हो या ना हो, और वह किसी भी राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता था। इस तरह की पाबंदियां इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से लगनी थी। इस दमनकारी युद्धकालीन नीतियों के खिलाफ जगह जगह विरोध के स्वर उठ रहे थे। लोग जल रहे थे कि यह किस तरह की स्थिति हिंदुस्तान के सामने आने वाली है। भारत की ब्रिटिश सरकार श्रृंखलाबद्ध ढंग से दमनकारी आपातकालीन व्यवस्थाएं बनाकर भारतीय क्रांति के अग्रदूतों का यथासंभव विनाश करना चाहती थी। इस आहट को महसूस करके जलियांवाले बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसके माध्यम से आम जनता को परिचित कराया जाना था कि रॉलेट एक्ट क्या है। लेकिन उस दिन हिंदुस्तान की तकदीर में कुछ और ही लिखा था और हत्याकांड का निर्देश और नरसंहार का आयोजन ब्रिटिश हुकूमत ने कर रखा था। उसमें कौन कौन से चरण आबद्ध हुए, किस तरह से व्यवस्था हुई, आइए थोड़ा सा विचार इस पर करते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे कई दिवस पड़ते हैं जो निर्दोष भारतीयों के खून से रंगे होते हैं। माँ भारती के पंजाब प्रांत की हमारी रणबांकुरी प्रजाति से आमने सामने शस्त्र सहित लड़ना तो अंग्रेजी शासन के बूते की बात नहीं थी, इसलिए उसने पीछे से घात करने का प्रयास किया और जब हजारों लोगों का रैला उस बाग में, छोटे से बाग में जो कि स्वर्ण मंदिर के पास स्थित था, इकट्ठे हो गए और ये निहत्थे थे, बच्चे थे, बेटियां थीं, हमारी बहनें थीं, भाई थे, बुजुर्ग लोग थे। सभी लोग जब वहां पर इकट्ठे हुए तब पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर माइकल फ्रांसिस और डायर के इशारे पर कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर इस रूह कपा देने वाले नरसंहार को अमल में लाया गया और यह दुष्कांड हजारों निहत्थों की जीवन लीला समाप्त करने का कारण बना। सकरे रास्ते को रोककर ब्रिटिश सैनिक खड़े हुए थे। एक 90 सैनिकों का दस्ता लेकर के ये डायर वहां पर आया
और उसके बाद इस कसाई डायर के आदेश पर बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और सारे निहत्थों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी का आदेश दे दिया गया। और जो है यह आदेश दिया गया तो वहां पर एक इस तरह का भयावह माहौल पैदा हो गया कि सारे के सारे लोग गिरने लगे, लाशें बिछने लगी, अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। और जो लोग अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे उसमें हमारे यहाँ की कुछ बहनें, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, वहां पर एक कुआं था, उस कुएं में छलांग लगा बैठे। और जब वो उसके अंदर गिर गए और ब्रिटिश सैनिकों ने इधर बहुत सारे हिंदुस्तानियों को मार लिया, तब उन्होंने उन कुएं में गिरे हुए लोगों के ऊपर वो लाशें फेंक दी जो हिंदुस्तानियों की थीं, जिससे कि वो लोग उनसे दब करके मर जाए। उसमें इस तरह की स्थिति, इस तरह के क्रूर नरसंहार का आयोजन उस दिन हुआ। ये बात ध्यान रखने की है कि उस समय पंजाब प्रांत का गवर्नर भी डायर था और ये जो कर्नल जिसने गोली चलवाई थी ये भी डायर था। और जैसे कि मैंने नाम बताया कि गवर्नर का नाम था सर माइकल फ्रांसिस डायर और जिसने गोली चलवाई थी उसका नाम था कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेरी डायर। असल में गवर्नर और इनकी साठगांठ हो गई थी और गवर्नर से आदेश मिल गया था कि इस तरह से जो है गोलियां चलवाई जानी है। और वहां पहुंचने के बाद बहुत समय तक लोगों को आने दिया गया कि वे आए, भीड़ बढ़ जाए और उसके बाद फिर ये कार्य हो। तो इस घटना को सुन करके कि बैसाखी के दिन पूजा के लिए लोग इकट्ठे हो रहे थे और उसमें हर साल ही इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी, साथ साथ वहां पर उस बात को बताने का भी प्रयास किया जाना था। और इन अंग्रेज शासकों ने उन निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलीबार करके हजारों जानियों को एकदम से उसी समय खत्म कर दिया। आज 106 साल के बाद भी जब इस घटना को सुनते हैं तो तन बदन में आग लग जाती है और बदला लेने की भावना मुखर हो जाती है। उस समय इन दोनों डायर के साथ क्या हुआ, तत्संबंधी दोनों डायर की अंतिम परिणति क्या रही, आइए थोड़ा सा विचार इस पर करते हैं। 13 अप्रैल 1919 की शाम 5:17 पर हुई इस भयंकर नरसंहार ने अंग्रेज शासन की चूल्हें हिला दी। भीड़ पर गोली चलाने की भारत और ब्रिटेन दोनों जगह भर्त्सना हुई। जो लोग ऐसे बुद्धिजीवी थे जो ये समझते थे कि सच क्या है और होना क्या चाहिए, उन लोगों ने इसकी भर्त्सना की। कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो अमृतसर के कसाई के नाम से भी जाना जाता था, कालांतर में ब्रिटेन चला गया और ब्रिटेन जाने पर वह बहुत सी बीमारियों से ग्रसित रहा। अंत में ब्रेन हेमरेज के माध्यम से उसकी डेथ हुई। और दूसरा जो कि गवर्नर था उस समय का, और दूसरा डायर जो कि उस समय पंजाब का गवर्नर था, जिसकी सहमति से नरसंहार की पूर्ण पटकथा लिखी गई थी, उस माइकल फ्रांसिस और डायर की सरदार ऊधम सिंह ने अपनी जांबाजी दिखाते हुए लंदन में ही हत्या कर दी। और यह बहुत चर्चित विषय रहा कि जो आग सीने में जल रही थी, जो उस ऊधम सिंह ने वहां पंजाब में जलियांवाला बाग में देखा था और जिससे उसका खून खौल उठा था, उसका बदला लेने के लिए वह लंदन तक पहुंचा और लंदन में उस डायर की उसने हत्या की। हालांकि बाद में उन्हें ऊधम सिंह जी को फांसी दी गई, लेकिन पूरे हिंदुस्तानियों में एक जज्बा और मुखर हो गया कि यह क्रांति का दीप जलाए रखना है। और जब इनको फांसी दे दी गई तो बहुत लंबे समय के बाद जब इस वीर ने उस हत्याकांड का बदला ले लिया तो 19 जुलाई 1974 को क्रांतिकारी ऊधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई थी। उस दिन भी एक अजीब उत्साह था, एक अजीब रोमांच था कि किस तरह से उस व्यक्ति की अस्थियां आ रही हैं जिसने बदला लिया था जलियांवाले कांड का और उस भयंकर नरसंहार का। जलियांवाले बाग के इस भयंकर संतराश ने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया। जगह जगह विद्रोह, कोई नए नए इस तरह के अवरोध खड़े किए गए जिससे कि चूल्हें हिल गई उस ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश शासन की। बहुत से लोगों ने
ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त उपाधियों को वापस कर दिया। ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने एक आक्रोश पत्र लिखा, और उस आक्रोश पत्र की चंद लाइनें आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने क्या कह करके उस उपाधि को, जो कि उनको मिली हुई थी, उस उपाधि को उन्होंने वापस किया। उन्होंने लिखा कि इस अवस्था में मैं अपने देश के लिए कम से कम यह कह सकता हूं कि आतंक से गुंग अपने करोड़ों देशवासियों द्वारा भोगी जा रही मूक पीड़ा एवं संताप को मुखरित करूं और उसके सभी परिणाम भुगतने के लिए तत्पर रहूं। अब समय आ गया है जबकि सम्मान के प्रतीक उपाधियां आदि उनसे विसंगत अपमान के संदर्भ में हमें अधिक शर्मिंदा करते हैं, और मैं अपने स्थान पर इन विशेष सम्मानों को झटक कर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। वे आगे लिखते हैं कि इन्हीं कारणों से मुझे दुखी हृदय से मजबूर कर दिया है कि मैं आज महामानव जी की सत्कार और खेद सहित कहूं कि मुझे सर की उपाधि से मुक्त किया जाए, जो कि सम्राट द्वारा मुझे प्रदान की गई थी। यह एक पत्रिका राष्ट्र धर्म नाम से निकलती है, उसमें जुलाई 2021 के अंक में छपा था। वहां से हम कृतज्ञता पूर्वक इसको यहाँ पर लाए हैं, जिससे कि आपके बीच इसे रखा जा सके। इस घटना ने राष्ट्रवादियों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। आंखों में रक्त उतरना स्वाभाविक था। बहुत से साहित्यकारों ने अपनी कलम से इसको अभिव्यक्ति दी। जो घटना उस दिन घटी थी, कवि कुल शिरोमणि की जो एक विशिष्ट श्रृंखला है, उसमें एक अनमोल मोती है सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कुछ लिखा, उनके भावों को, उनके शब्दों को आपकी झोली में रखने का प्रयास करता हूं कि उससे आम जनमानस के साथ समस्त क्रांतिकारियों के बीच और साहित्यकारों के बीच एक विशिष्ट लहर दौड़ गई। यह क्या घटा। ऐसे में उन्होंने कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक रचना लिखी थी, जलियांवाले बाग में बसंत, और वो भाव मैं आपके सम्मुख रखता हूं। आप सोचिए क्या सोच रही होगी उस समय की जनमानस की। लिखती हैं, यहां कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते, यहां कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हा प्यारा यह बाग खून से सना पड़ा है, हा प्यारा यह बाग खून से सना पड़ा है, हा प्यारा यह बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। आज वहां पर एक प्रतीक बनाया गया है, और उस प्रतीक को देखकर, वहां की बातों को सुनकर आज भी रोमांच हो जाता है कि किस तरह से, किस भाव से, किन मनोभावों के साथ वह भीड़ इकट्ठी हुई होगी, और किस तरह से इन दुर्दांत आतंकवादियों ने, आक्रमणकारियों ने, हमारे देश के ऊपर शासन करने वाले इन ब्रिटिश शासकों ने कैसा दुर्व्यवहार किया। यह सब तुरंत आंखों के सामने एक विशिष्ट रील की तरह घूम जाता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, ऋतुराज से कह रही हैं, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, यानी कोयल भी जो गीत सुनाए उसमें रोने का राग होना चाहिए कि कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करें गुंजार कष्ट की कथा सुनाए, भ्रमर करें गुंजार कष्ट की कथा सुनाए, लाना संग में पुष्प न हो वो अधिक सजीले, लाना संग में पुष्प न हो वो अधिक सजीले, तो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, किंतु न तुम उपहार भाव आकर दिखलाना। ऋतुराज से साफ साफ कह रही हैं
निर्देश दे रही हैं। देखिए उनके मनोभावों को। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। कोमल बालक मरे यहाँ पर गोली खाकर, कोमल बालक मरे यहाँ पर गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं। अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु वहां मत शोर मचाना, यह सब करना, यह सब करना किंतु वहां मत शोर मचाना। यह है शो के स्थान बहुत धीरे से आना, यह है शो के स्थान बहुत धीरे से आना। आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति दी है। और जो क्रांति का बीज उस समय इस कांड की वजह से बोया गया, अंत में जाकर स्वतंत्रता में परिणत हुआ। आप सभी इस विशिष्ट बिंदुओं को सुनकर मैं समझता हूँ आंदोलित हुए होंगे। जो कुछ भी यहाँ पर मैंने कहा है, इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। आप सभी के क्रांतिकारी मानस, आप सभी के राष्ट्रवादिता को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।